हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, और ये चल रही थी आपकी महामैराथन की क्लास, जिसमें हम लोग इसके पहले पार्ट फर्स्ट में देखा था अपना यूनिट नंबर 1 और 2 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो कवर हो गया था। आज ये पार्ट सेकंड वाली जो वीडियो है, इसमें हम लोग अपनी रिमेनिंग यूनिट 3, 4, 5 इसमें जो भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसी तरह हमारी यूनिट नंबर 5 तक देखा जाए तो फाइनली अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो दोनों पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है तो केवल आप 2 ही वीडियो को वॉच कर सकते हैं, तब भी अच्छे से पास हो जाएंगे। अगर बहुत अच्छा नंबर लाना है तो पार्ट फर्स्ट भी देखिए, पार्ट सेकंड भी देखिए, 2 मार्क्स वाले भी देखिए, गेस्ट पेपर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सारी चीज इस चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। केवल आपको क्या करना है, वीडियो को सीक्वेंस वाइज आपको वॉच करनी है, ठीक है। और टाइमली यहाँ पे वीडियो में अपलोड भी कर रहा हूँ बस आप सभी के लिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो यूनिट नंबर 3, 4, 5 से कुछ सेलेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकाला गया है, इसी क्वेश्चन पे आज हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जो पहला क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स एंड आल्सो राइट इट्स सार। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होते क्या है, उनकी डिफिनेशन लिखना है, ओवरऑल देखा जाए तो उनको डिफाइन करना है, एंड आल्सो राइट इट्स सार, और उसके साथ साथ क्या करना है, उनके सार मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कहता है, राइट सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ कार्बाकोल एंड नियोस्टिग्मिन। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आएगा वह रहेगा कार्बाकोल और नियोस्टिग्मिन का आपको सिंथेसिस और मोड ऑफ एक्शन और यूजेज 3 चीजें लिखनी है 2 ड्रग्स की, ओके। यहां तक क्लियर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन जो हमारा आएगा, राइट द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एसिटलकोलिन। यहाँ पे आपको एसिटलकोलिन का बायोसिंथेसिस और कैटाबोलिज्म 2 चीजें लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन में, डिफाइन सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, राइट सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ डायजेपाम एंड बार्बिचुरेट। इसमें क्या करना है, आपको सीडेटिव और हिप्नोटिक्स का डिफिनेशन लिखना है, और सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन और यूज लिखना आपको डायजेपाम और बार्बिचुरेट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वह है, डिफाइन एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स एंड गिव सार एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेनोथायोजेन। इसमें आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग सबसे पहले बताना है, उसके बाद सार एंड मोड ऑफ एक्शन आपको बताना है फेनोथायाजीन का। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, डिफाइन एंटी कन्वल्सेंट्स, राइट इट्स सार एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेनिटोइन। अब यहाँ पे क्या करना है, एंटी कन्वल्सेंट्स क्या होते हैं उनको डिटेल में लिख देना है, और सार और मोड ऑफ एक्शन लिखना है फेनिटोइन का, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका आएगा, डिफाइन एनसेट्स एंड डिस्कस द सिंथेसिस एंड यूज ऑफ मेफेनिक एसिड एंड आइबुप्रोफेन। इसमें क्या है, एनसेट्स को आपको डिटेल में लिखना है, और आइबुप्रोफेन और मेफेनिक एसिड की सिंथेसिस और यूज भी आपको इसी क्वेश्चन में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका आएगा, डिफाइन एंड क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक्स को आपको डिफाइन करना है और इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। राइट सिंथेसिस एंड यूज ऑफ हेलोइथेन, और हेलोइथेन का सिंथेसिस और यूज भी लिखना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो जो 9th वाला आता है, डिफाइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड राइट सार ऑफ मॉर्फिन। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं ये लिखना है, और मॉर्फिन के आपको सार लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आप सभी का तो क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन का बारी बारी से आंसर देखेंगे, ठीक है। अब यहीं से आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट माइंड से वीडियो को वॉच करिए। अगर आपका दिमाग अभी इधर उधर भटक रहा हो तो यहीं से आप लोग माइंड को अपने कंसंट्रेट करिए। और अब ये ओपन होता है आपका एक एक क्वेश्चन का धीरे धीरे करके आंसर ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं एक बार रीमेंशन किया हूँ क्वेश्चन, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। क्वेश्चन क्या है, पहला, डिफाइन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स एंड आल्सो राइट इट्स सार, ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ओके। अब हम जानेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स ये होते क्या है, उसके बाद सार लिखेंगे इनका। आल्सो नोन एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आर कोलिनर्जिक ड्रग। ये जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं इनको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या कोलिनर्जिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये ब्रेक डाउन होंगे 2 वर्ड में। पहला वर्ड रहेगा पैरासिम्पैथो, दूसरा वर्ड रहेगा हमारा माइमेटिक्स, ठीक है। और पहला वर्ड जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथो मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और माइमेटिक्स का मतलब होता है मिमिक मतलब मिमिक्री करना, मतलब किसी की एक्शन को कॉपी करना, ठीक है। मतलब ये करना कि ओवरऑल देखा जाए तो उनकी कला को कॉपी कर लेना, बस यही बात है यहाँ पे, ठीक है, मिमिक्री करना। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स आर दोज केमिकल एजेंट्स
विच कॉपी द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स एक ऐसे हमारे केमिकल एजेंट्स या ड्रग होते हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। दीज एजेंट्स आर ड्रग बाइंड विथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर एन एंड एम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एन और एम का जो फुल फॉर्म है मस्क्रेनिक और निकोटिनिक होता है, ठीक है। दीज एजेंट आर ड्रग बाइंड विथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये जो ड्रग्स है या एजेंट है ये बाइंड करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ, ठीक है, जो कि एन और एम के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट रहेगा। एंड गिव दियर एक्शन, उसके बाद ये अपना एक्शन देते हैं। दे एक्ट एज कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, और ये वर्क करते हैं अपना एक कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, ठीक है। अब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स ये क्या होते हैं, ये तो आपका आई होप कि अच्छे तरीके से क्लियर हुआ ही होगा। अब सार ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट ये क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया कि सार किसे बोलते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। और एक बार मैं फिर आपसे बता दूं कि पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो आप लोग अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले पार्ट फर्स्ट की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और पार्ट सेकंड भी, तो जितना पार्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट उतना ही कहीं उससे ज्यादा ये पार्ट सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 यूनिट कवर की गई है, उसमें 2 ही यूनिट कवर की गई, ठीक है। और ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि आप लोग 5 यूनिट को कवर करके जाओ बस, ठीक। अब सार में हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इट इज डिफाइन एज द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सार में हम लोग बस 2 चीज की रिलेशनशिप को चेक करते हैं, उस ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ही हम अपने सार में पढ़ लेते हैं। दिस अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट आर पोटेंसी ऑफ ए सब्सटेंस बाय चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। और इसमें हम लोग उस ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करके किसी एक ड्रग में मॉडिफाई करके उसके इफेक्ट और पोटेंसी को बढ़ा और घटा भी सकते हैं इस अपने सार में, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में। अब आपको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट का सार लिखना था। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट में हमारा एसिटिलकोलिन आता है, उन्हीं एसिटिलकोलिन का अब यहाँ पे हम लोग सार देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो एसिटिलकोलिन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें 3 चीजें हमारी प्रेजेंट होती हैं, एक एसिटिल ग्रुप, इथिलीन चैन और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, 3 चीजें ऐड है। अब इन्हीं 3 चीजों पे हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके बाद इनकी पोटेंसी वगैरह, इफिकेसी, इफेक्टिवनेस, ये सारी चीजें हम लोग इसमें चेक कर लेंगे, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रक्चरली मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन एसिटिल ग्रुप पे हम लोग कर पाएंगे, जो कि पहले आप लोगों ने देखा यहाँ पे। उसके बाद इथिलीन चैन पे हम लोग करेंगे अल्फा और बीटा पोजिशन पे। उसके बाद क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स यहाँ पे आपको लास्ट में दिखा गया है, ठीक है। अब इन्हीं तीनों पे हमको क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिटिल ग्रुप, अब स्टार्टिंग से हम लोग लेते हैं एसिटिल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहीं से हम लोग को स्टार्ट करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसिटेट ग्रुप बाय कार्बामेट ग्रुप, इंक्रीज एक्टिविटी एंड आल्सो मोर स्टेबल। अब क्या हमको करना है, एसिटेट ग्रुप को रिप्लेस कर देना है, किसकी हेल्प से, कार्बामेट ग्रुप के हेल्प से। और जब ये चीजें होंगी तो एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी और वह ड्रग्स जो है और भी स्टेबल बन जाएगा। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कार्बामेट ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है, जो कि बना आपका कार्बाकॉल। एग्जाम्पल से आपका क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करें, रिप्लेसमेंट ऑफ ईस्टर ग्रुप बाय ईथर एंड कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब ईस्टर ग्रुप को हम लोग रिप्लेस करेंगे ईथर और कीटोन ग्रुप की हेल्प से। गिव केमिकली स्टेबल एंड पोटेंट कंपाउंड, उसके बाद जब ऐसा होता है तो जो हमारे कंपाउंड्स होंगे वो केमिकली स्टेबल और पोटेंट हो जाएंगे। ऐड हैम सम कोलिनर्जिक एक्टिविटी, और उनमें क्या है, कुछ कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी धीरे धीरे देखने को मिलने लगती है। एग्जाम्पल की बात करें तो बीटा मेथिल कोलिन एथिल ईथर होते हैं, ठीक है, इनमें एग्जाम्पल होते हैं। बाकी अभी हमको नेक्स्ट भी देखना है। नेक्स्ट आपका है सब्स्टिट्यूशन ऑन एथिलीन चैन, अल्फा और बीटा कार्बन पे एथिलीन चैन पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम लोग कैसे करेंगे इसको जानते हैं। इंक्रीज इन चैन लेंथ डिक्रीज द एक्टिविटी, अगर चैन की लंबाई को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वहां पे एक्टिविटी उस कंपाउंड की घटेगी। ऑन ब्रांचिंग देयर आर आल्सो चेंज इन देयर एक्टिविटी, लेकिन अगर वहीं उसकी फिर आप ब्रांचिंग कर रहे हैं तब भी एक्टिविटी क्या है, चेंज होगी, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। ब्रांचिंग ऑन अल्फा कार्बन, जब अल्फा कार्बन ब्रांचिंग की गई तब की कंडीशन ये है, और जब बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग की गई तब की कंडीशन ये है। अब ब्रांचिंग ऑन अल्फा कार्बन पे क्या हुआ, इंक्रीज एक्टिविटी फॉर निकोटिनिक, निकोटिनिक रिसेप्टर के लिए एक्टिविटी तो बढ़ गई, लेकिन वही मस्क्रेनिक के लिए देखा जाए तो वहां पे एक्टिविटी घट गई अगर हम अल्फा कार्बन ब्रांचिंग किए तो। अब बीटा कार्बन पे जस्ट इसी का उल्टा, इंक्रीज एक्टिविटी फॉर मस्क्रेनिक, मस्क्रेनिक के लिए बीटा कार्बन क्या है, जब ब्रांचिंग आप उसमें करेंगे तो वहां के एम का मस्क्रेनिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा।
और निकोटिनिक का जो एक्टिविटी है वह घट जाएगा। इतना आपका क्लियर हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करना है। अब ये इसमें देखो क्या ही होता है, पहला पॉइंट रिप्लेसमेंट ऑफ अमोनियम ग्रुप बाय अदर ग्रुप। जैसे अमोनियम ग्रुप को हम लोग रिप्लेस करेंगे कोई अदर ग्रुप की हेल्प से, लाइक सल्फोनियम फास्फोनियम, ठीक है, इट कॉज लॉस ऑफ एक्टिविटी। अगर ऐसा होता है सल्फोनियम फास्फोनियम की हेल्प से हम लोग अमोनियम ग्रुप को हटा रहे हैं तो उस कंडीशन में ड्रग की एक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन वन मेथिल ग्रुप ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप लेड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन वन मेथिल ग्रुप ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप में से अगर आप लोग एक या एक से अधिक मेथिल ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पूरी तरीके से कोलिनर्जिक एक्टिविटी उस ड्रग के अंदर रह ही नहीं जाएगी, वह खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ कार्बाकॉल एंड नियोस्टिगमिन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पीवाईक्यू देखेंगे कई बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट माइंड से पढ़िए। अब एक दो दिन पढ़ने में क्या ही जाता है, ठीक है, अगर एक दो दिन अच्छे तरीके से पढ़ लेने से आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो अपना टाइम एक दो दिन में केवल 2-3 घंटे दीजिए बस, ठीक है, अच्छे तरीके से आप क्लियर वे में पास हो सकेंगे। अब कार्बाकॉल सबसे पहले हम जानेंगे। कार्बाकॉल इज ए ड्रग दैट एक्ट लाइक एस्टिलकोलिन। कार्बाकॉल हमारी एक ऐसी ड्रग है जो कि एस्टिलकोलिन की तरह अपना वर्क करती है एंड स्टिमुलेट बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर इन द बॉडी। और हमारे बॉडी में जो मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर जो दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों पे आके अपना एक्शन देती है और वहां पे स्टिमुलेट करवाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे कार्बाकॉल का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ना, कार्बाकॉल का ये स्ट्रक्चर है। अब इनका हमको पढ़ना है सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन और यूज। आपने क्वेश्चन में ही देखा इसको, तो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा। अब सिंथेसिस की बात करते हैं हम लोग, इसकी सिंथेसिस कैसे हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कोलिन विथ फॉस्जीन। यहाँ पे क्या करना है, कोलिन को हम लोग रिएक्ट कराएंगे फॉस्जीन के साथ। क्लियर, यहाँ पे लिखा गया है कोलिन को फॉस्जीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन। किसमें करना है, क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में ये सारी चीजें करना है। फॉलो बाय ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तब उसके बाद क्या होगा, लास्ट में फाइनली हमारा कार्बोकोल बन के आएगा। ये जो आपको देख रहे हैं सिंथेसिस, अपने नोटबुक में 3-4 बार आप लोग इसको जरूर लिख के प्रैक्टिस करें, तभी आपके माइंड में ये चीजें क्लियर होंगी। अदरवाइज ये होने वाली नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, एक भी बॉन्ड इधर उधर अगर हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसको रट लीजिए अच्छे वे में, 2-3-4 बार प्रैक्टिस करके। भाई अगर थियरी याद हो जाती है तो थियरी से बना के आप लोग सिंथेसिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। फाइनली हमारा कार्बाकॉल बन गया, क्योंकि सिंथेसिस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बात वही होती है, तो कार्बाकॉल ही हमको बनाना था और फाइनली हमारा कार्बाकॉल बन गया। अब मोड ऑफ एक्शन और यूजेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मोड ऑफ एक्शन मतलब, या मोड ऑफ एक्शन या तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बात वही है। बाइंड विथ बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक। इसका एक्शन कैसा था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि एस्टिलकोलिन जो है, कार्बोकोल जो है, एक एस्टिलकोलिन की तरह अपना वर्क करता है, जो कि दोनों रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपने एक्शन देता है। तो वही बता दीजिए इनको कि मस्करेनिक और निकोटिनिक ये दोनों रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। इट इज नॉट इनएक्टिवेटेड बाय कोलिनेस्टरेज। ये कोलिनेस्टरेज की हेल्प से इनएक्टिवेट तो नहीं होते हैं, सो इट्स एक्शन आर मोर प्रोलॉन्ग्ड देन एस्टिलकोलिन। लेकिन एस्टिलकोलिन से कहीं ज्यादा इनके लंबे समय तक एक्शन होते हमारे बॉडी में। यूज की बात करें, इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यूज इन केस ऑफ सीवियर क्रोनिक ग्लूकोमा। सीवियर क्रोनिक ग्लूकोमा में इसका यूज किया जाता है। और यूज ड्यूरिंग आई सर्जरी टू मेक द प्यूपिल स्मॉलर। आई सर्जरी के कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है, ताकि मतलब प्यूपिल को छोटा करने में। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। एंड अब हमारा नियोस्टिगमिन अभी बचा है। ठीक है, नियोस्टिगमिन, अब इसका भी हम लोग वही सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन, ये यूज वगैरह सारी चीजें देखेंगे। नियोस्टिगमिन का, नियोस्टिगमिन इज ए ड्रग दैट इनहिबिट्स एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम। नियोस्टिगमिन हमारी एक ऐसी ड्रग है जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, विच इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द बॉडी। जो कि क्या करता है, ये एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देता है। एंड इम्प्रूव नर्व मसल ट्रांसमिशन, और नर्व और मसल्स के बीच का जो ट्रांसमिशन है उसको भी थोड़ा सा ये इम्प्रूव कर देता है। बाकी इनका स्ट्रक्चर आपको नीचे दिख रहा होगा ना, ये सॉरी यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हमारे नियोस्टिगमिन के स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इनका हमको क्या ही करना है, सिंथेसिस भी करना है। इसमें
सिंथेसिस आप लोग देख ही रहे हैं, 3 डाइमेथिल एमिनोफिनॉल और क्लोरो डाइमेथिल कार्बोमेट, ठीक है। दोनों को जब आपस में रिएक्ट कराएंगे तब जाके हमारा एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। और उसी इंटरमीडिएट की हेल्प से हम लोग फाइनली न्यूस्टिगमिन बनाते हैं, ठीक है। तो अपने नोटबुक में आप लोग लिख के इसको प्रैक्टिस करिए, तभी अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज ये सिंथेसिस है जल्दी ये क्लियर होते नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई इशूज इसमें बॉन्ड वगैरह का या कार्बन कहीं आप छोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ इशूज इसमें आ ही जाते हैं। अब मोड ऑफ एक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इनडायरेक्टली स्टिमुलेट बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। ये इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं दोनों रिसेप्टर को, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब दूसरी पॉइंट इसमें क्या है? इट बाइंड टू द एनायनिक एंड स्टेरिक साइड। आप कोलिन पे देखेंगे तो ये दोनों साइड पे बाइंड होंगे, एनायनिक और स्टेरिक साइड पे। एंड ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एस्टल कोलिनेस्ट्रेज, और एस्टल कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी को ये ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, और मिस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, और ग्लूकोमा में भी इसका यूज होता है हमारे न्यूस्टिगमिन का, ठीक है। तो आपका 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एस्टल कोलिन, ठीक है। यहाँ पे एस्टल कोलिन का बायोसिंथेसिस और कैटाबोलिज्म देखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया कि एस्टल कोलिन का बायोसिंथेसिस और कैटाबोलिज्म आपको दोनों बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ एस्टल कोलिन से स्टार्ट करते हैं अपना। इट इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एट पोस्ट गैंग्लियनिक सिनेप्सिस, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियनिक सिनेप्सिस पे आप लोग देखेंगे तो ये एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है सॉरी फ्रेंड्स, आप कोलिनर्जिक आर पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आप लोग देख रहे होंगे ये फिगर बनाया गया है, ठीक है। एस्टल कोलिन का ये फिगर बनाया, सॉरी फिगर कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, यही जानो। उसके बाद ये देखिए, इट इज ए केमिकल सबस्टेंस विच एक्ट इन द ब्रेन एंड बॉडी एज ए न्यूरोट्रांसमीटर टू मेंटेन इट। ये केमिकल सबस्टेंस है जो कि हमारे ब्रेन और पूरे बॉडी पे एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है, हमारे पूरे बॉडी को मेंटेन करता है, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग बायोसिंथेसिस की बात करते हैं। इट इज द एसिटिक एसिड ईस्टर ऑफ कोलिन, और ये देखा जाए कि ये जो हमारे मतलब एस्टल कोलिन का जो बायोसिंथेसिस हो रहा है उसमें ये जो कोलिन होते हैं ये एसिटिक एसिड ईस्टर का ही होते हैं, ठीक है। इतना आपका पहला पॉइंट जो है ये क्लियर हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें है सिंथेसिस ऑफ एसीएच। यहाँ जो एसीएच का मतलब होता है एसिटल कोलिन। सिंथेसिस ऑफ एसिटल कोलिन इज डन बाय कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ये जो सिंथेसिस हम लोग करवा रहे हैं, मतलब बायोसिंथेसिस जो हो रहा है एसिटल कोलिन का, ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में ही होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद इसी में देखा जाए तो थर्ड वाला पॉइंट, फर्स्टली कोलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर बाय द रिएक्शन बिटवीन सेरिन एंड इथेनोलामीन। सबसे पहले क्या होता है, ये जो लीवर में हमारा रिएक्शन चलता है सेरिन और इथेनोलामीन के बीच में, ठीक है। और जब ये लीवर में ये रिएक्शन जब चलता है सेरिन और इथेनोलामीन के बीच में, तब जाके हमारा कोलिन बनता है। ओवरऑल देखा जाए तो सेरिन और इथेनोलामीन जब आपस में मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं हमारे लीवर में, तो हमारा कोलिन बनता है। उसके बाद एक स्टेप क्लियर, विच इज टेकन अप इनटू द नर्व टर्मिनल बाय ए कोलिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब उसके बाद कोलिन बन गया तो कोलिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हेल्प से ये नर्व टर्मिनल तक चले जाते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ। अब देखो कोलिन बन गया और नर्व टर्मिनल तक ये आ गया कोलिन ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। अब यहाँ तक क्लियर हो ना। बस अब ऐसे एक एक स्टेप आप लोग देखते जाइए और बड़े आराम से आपका डाउट क्लियर होता रहेगा। आप लोग एस फार्मा के साथ जुड़े हैं तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और 3 ही महा मैराथन वीडियो यहाँ पे चलती है। एक 2 मार्क्स की, ठीक है, जिसमें आपका 1 और 5th से लेकर सब यूनिट के क्वेश्चन कवर होते हैं, छोटे छोटे वाले 2 मार्क्स वाले। और दूसरा ये है कि यूनिट 1 और 2 की एक वीडियो बनती है और यूनिट 3, 4, 5 की एक वीडियो बनती है। बस आप 3 वीडियो अच्छे तरीके से देखिए, पास होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन क्या थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड से जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बस उतना तैयार कर लीजिए, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात यहीं पे एंड होती है। और यहाँ पे देखो, एस्टल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय कोलिन एंड एस्टल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एस्टल कोलिन ट्रांसफरेज। एस्टल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम के हेल्प से यहाँ पे देखा जाए तो कोलिन और एस्टल कोएंजाइम ए बनते हैं, ठीक है। अब इतना आपका क्लियर हुआ ना। अब ये तो थियोरेटिकल था। अब यहाँ पे देखो कि ये सारी चीजें जब आप ये स्ट्रक्चरली समझ लेंगे तो बहुत आसान रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो एस्टल कोलिन से हम लोग क्या है, सेरिन डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 एडेनोसिन मेथिल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में हमारा कोलिन बन रहा है। अभी आपका क्या बना, कोलिन बना है।
उसके बाद कोलिन और एस्टल को एंजाइम ए जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एस्टल कोलिन ट्रांसफरेज की हेल्प से, जिसका थियरी यहाँ पे ऊपर लिखा गया है, ठीक है, तब जाके हमारा फाइनल में एस्टल कोलिन बन के आएगा। ठीक, अब आपका तो डाउट आई होप कि अब तो क्लियर हुआ होगा। इसको आप लोग एक बार एसएस लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, तब आपके माइंड में ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, और बहुत ही आसान चीज है, अच्छी भी चीज है, और इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कैटाबोलिज्म भी। ठीक है, अब हम कैटाबोलिज्म की भी बात कर लेते हैं। कैटाबोलिज्म मतलब क्या होता है? कैटाबोलिज्म मतलब किसी भी चीज को तोड़ करके छोटा छोटा करना। तो हम लोग एसिटल कोलिन का ही तो कैटाबोलिज्म पढ़ेंगे। अब एसिटल कोलिन को ही तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। अब एसिटल कोलिन जो है ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम की हेल्प से ये कोलिन और एसिटिक एसिड में टूटता है। यही इसका मेन फंडा या मेन मोटिव यही है कैटाबोलिज्म का। ठीक है, आफ्टर द रिलीज एंड एक्शन ऑफ एसिटल कोलिन। अब देखो एसिटल कोलिन जो है रिलीज होने के बाद और एसिटल कोलिन अब एक्शन ले रही है। ठीक है, द फंक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एसिटल कोलिन कैन बी टर्मिनेटेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइड्रोलाइसिस। एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में अब जो हमारे बॉडी में एक्शन ले लिए ना, अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे? टर्मिनेट होंगे। किसकी हेल्प से? एंजाइम हाइड्रोलिसिस की हेल्प से। अब टर्मिनेट का मतलब ये है कि एसिटल कोलिन जो है कोलिनेस्टरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये टूट रहा है, कोलिन और एसिटिक एसिड में बन के ये धीरे धीरे टर्मिनेट हो जाएगा। कोलिनेस्टरेज एंजाइम आल्सो नोन एज एसिटल कोलिनेस्टरेज। ठीक है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को हम लोग एसिटल कोलिन एस्टरेज के नाम से भी जानते हैं। और हाइड्रोलिसिस एसिटल कोलिन मतलब एसिटल कोलिन एस्टरेज हाइड्रोलिसिस एसिटल कोलिन के नाम से भी हम लोग कोलिनेस्टरेज एंजाइम को जानते हैं। इनटू द इनएक्टिव मेटाबोलाइट कोलिन एंड एसिटिक एसिड। अब ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो इनएक्टिव मेटाबोलाइट यही जो हमारे कोलिन और एसिटिक एसिड मिलते हैं, ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट हमारे होते हैं। ठीक है, अब कैटाबोलिज्म कैसे होता है, बस यही आप पॉइंट जब याद रखे रहेंगे तो ये सारी चीजें बना के भी लिख सकते हैं। इतना आपका आई होप कि क्लियर हुआ होगा बहुत आसान तरीके से। अगर नहीं भी होता है तो कमेंट सेक्शन बस आप सभी के लिए फ्री किया गया, आप लोग ओपन करके वहां से कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हो उसको पूछ भी सकते हैं। और आप लोग डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर मैराथन की वीडियो कब आप ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली जैसे आप ये पूछते हैं वीडियो कब आनी है, तो वैसे आप अपना डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ओके, और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है डिफाइन सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, राइट सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ डायजेपाम एंड बार्बिचुरेट। यहाँ पे आपको बताना है सीडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, उसके बाद सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन और यूज बताना है डायजेपाम और बार्बिचुरेट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ही पढ़िएगा और अच्छा माइंड लगा करके, क्योंकि जो भी आप लोग ये टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं ना, तो उसको 100% अभी यहीं दे दीजिए, क्योंकि आप एक बार में 2 काम नहीं कर सकते हैं। तो वही काम आप करिए, मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसमें ही 100% दीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं वही अच्छे से करिए। बट अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% अभी आप अपने पढ़ाई पर ही दीजिए। ठीक है, कहने का मेरा मतलब बस यही है कि आपका जो माइंड अभी यहीं पे रहे और सारी चीज आपके माइंड में आसान तरीके से सेट और फीड हो सके। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सीडेटिव का। सीडेटिव क्या होता है? ड्रग दैट काम द माइंड। क्लियर सी बात है कि सीडेटिव हमारी ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारे माइंड को थोड़ा सा काम करती है, चिल करती है। ठीक है, रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एक्साइटमेंट। जो हमारा माइंड जो है, जो उसके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट वगैरह जो भी सारी चीजें चल रही हैं, उसको क्या करते हैं? सीडेटिव ड्रग्स थोड़ा सा कम कर देते हैं। डू नॉट ऑलवेज कॉज स्लीप। लेकिन ये क्या है, हमको नींद नहीं ला सकते हमेशा के लिए, लेकिन अगर हमारा माइंड इधर उधर भटक रहा है तो उसको सप्रेस भी कर सकते हैं। यूज फॉर रिलैक्सेशन और बिफोर मेडिकल प्रोसीजर। या तो इसको हम लोग अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए यूज करते हैं, या तो जो कोई मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है उससे पहले हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, ताकि हमारा बॉडी जो थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। ठीक है, अब सीडेटिव अगर कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है तो अब तो 2 मार्क्स के लिए हम तो यहाँ पे पढ़ा ही दिए हैं। बाकी निचोड़ वाली 2 मार्क्स वाली वीडियो में आप लोग तो देख ही लेंगे, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप 10 मार्क्स वाला 7 मार्क्स कवर कर ले रहे हैं ना, तो 2 मार्क्स ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। अब हिप्नोटिक्स की बात हम लोग करते हैं। ये हिप्नोटिक्स क्या है? ड्रग दैट इंड्यूस स्लीप। ठीक है, हिप्नोटिक्स कैटेगरी हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमको नींद लाती हैं, ऐसा जानिए। हेल्प इन ट्रीटमेंट इंसोमिया, स्लीप प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हेल्प करती हैं। स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन कॉजिंग स्लीप देन सीडेटिव। अब देखो यह मतलब स्ट्रॉन्गर इफेक्ट भी देखती हैं, ठीक है, स्लीप वाले कंडीशन में। अब इतना आपका हिप्नोटिक्स भी क्लियर हुआ। अब इसमें आपको क्लियर करना था डायजेपाम और बार्बिचुरेट। ठीक है, डायजेपाम और बार्बिचुरेट का आपको सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन और यूज वगैरह सारी चीजें पढ़नी है।
मोस्ट प्रिस्क्राइब ड्रग एज ए बेंजोडाइजेपिन। डायजेपाम में अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रिस्क्राइब ड्रग जो कि डॉक्टर जिसको ज्यादा सजेस्ट करते हैं वह है बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करें, ये जो ड्रग्स होती है येलोइश व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर होती है। ठीक है, येलो कलर की थोड़ी सी क्रिस्टलिन पाउडर होती है सफेद करके देखा जाए। ठीक, मेटाबोलाइज इन लीवर एंड गिव ऑक्साजीपाम एंड टेमाजीपाम एज मेटाबोलाइट। ये हमारे लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती हैं और मेटाबोलाइज होने के बाद ये ऑक्साजीपाम और टेमाजीपाम के फॉर्म में धीरे से मेटाबोलाइट होकर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, यहां तक आपका डाउट क्लियर हुआ। डायजेपाम का ये थोड़ा सा इंट्रो था। अब मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस आप लोग आगे देखेंगे। अब इसका हम लोग मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, ये कैसे एक्शन लेता है। बगल में इसका स्ट्रक्चर भी मैं ड्रा कर दिया हूं। अगर 2 मार्क्स में पूछ ही लेता है कि डायजेपाम का स्ट्रक्चर बताइए तो आप लोग इसको ऐसे लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स आप लोग आराम से गेन कर पाएंगे। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत ही मैं रफ ये देखा जाए तो फ्लो चार्ट में लिख के लेके आया हूं ताकि आसानी से आपके माइंड में कैप्चर हो सके। बाइंड विथ गाबा रिसेप्टर, क्या करते हैं ये गाबा रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ गाबा, और गाबा की एक्टिविटी को ये बढ़ाएंगे। ठीक है, जब गाबा रिसेप्टर से बाइंड होंगे उसके बाद उसकी एक्टिविटी को ये बढ़ाएंगे। उसके बाद डिक्रीज सीएनएस, उसके बाद जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको सप्रेस करेंगे। डायजेपाम या बेंजोडाइजेपिन का यही काम है, सीएनएस को थोड़ा सा ये घटाएं और उसको डिप्रेस सप्रेस करें। ठीक है, यहां तक आपका आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट्स होते हैं तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए कि सर हमको यहाँ पे डाउट है, तभी ना हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है या आपके अंदर क्या कमी है ना, ये सारी चीज तभी हमको पता होगा। अब इसके बाद हम लोग यूजेज की बात करते हैं, इसका यूज क्या है। ठीक है, मतलब इसके उपयोग क्या है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड इंसोमिया, इसका यूज हम लोग एंजाइटी और इंसोमिया के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। ठीक है, इतना आपकी बात क्लियर हुई। सेकंड पॉइंट की बात है, ट्रीट सिम्पटम ऑफ एल्कोहल विड्रा। अब देखो क्या है, जैसे कोई अगर अल्कोहल ले रहा है ना, तो अल्कोहल लेने से जो भी सिम्पटम्स आए हुए हैं उनको कम करने के लिए हम कभी कभी इसका यूज कर लेते हैं। यू टू ट्रीट मसल स्पाज्म सीजर etc, कभी कभी हम लोग इसका यूज मसल स्पाज्म और सीजर्स के कंडीशन में भी करते हैं। अब जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में पूछा गया था, इसका सिंथेसिस पूछा गया था ना, तो हम लोग इसके सिंथेसिस की भी बात कर लेते हैं। इसकी सिंथेसिस जो है 2 अमीनो 5 क्लोरोबेंजोफिनॉन प्लस एथिल 2 अमीनो एसिटेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो डाईमेथिल सल्फेट और 7 क्लोरो 1,3 डाईहाइड्रो 5,2,4,1,4 बेंजोडाइजेपिन 2 ऑन बनेगा। ठीक है, नाम थोड़ा टिपिकल है, डाइवर्ट ना होइएगा। कई बार रफ कॉपी में नोटबुक में लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, तभी क्लियर होगा, तब जाके फाइनली हमारा डायजेपाम बनता है। ठीक है, इतना आपका आई होप कि जरूर इतनी डाउट्स आपकी क्लियर हुई होंगी। अब उसके बाद हम लोग बारबीचुरेट की बात करते हैं। ठीक है, बारबीचुरेट्स हमारे होते क्या हैं, हम लोग इसको भी जान लेते हैं। बारबीचुरेट जो ड्रग का नाम आता है बारबीटॉल करके आता है ना, बारबीचुरेट में आपको पढ़ेंगे बारबीटॉल, और इसका जो बारबीटॉल का जो अलग नेम है, कभी कभी उसको बारबीटोन के नाम से भी जानते हैं। बारबीटॉल बारबीटोन सेम बात यही है। इनके हम लोग बगल में स्ट्रक्चर बनाया गया है, स्ट्रक्चर पे आप लोग जरूर फोकस करिएगा क्योंकि 2 मार्क्स में ज्यादातर स्ट्रक्चर और यूज वगैरह ही पूछते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बारबीटोन का स्ट्रक्चर है और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, स्टिमुलेट गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर सी बात लिखी गई है एक ही लाइन में, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को ये स्टिमुलेट करेंगे और सीएनएस को डिफ्रेस करेंगे। कौन, हमारे बारबीटोल या बारबीटोन या बारबीचुरेट कैटेगरी की मेडिसिन, जिसका यूज हम लोग करते हैं सीडेटिव और हिप्नोटिक्स में। मतलब यूजेज में क्लियर लिखा गया है, यूज इन सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, बस यही क्लियर हो गया। एंड अब हम इसके सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। इसका सिंथेसिस क्या है और कैसे है। यूरिया है प्लस डाई एथिल 2,2 डाईएथिल मैलोनेट, दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तब जाके क्लियर सा बारबीटॉल बनता है। बहुत आसान सिंथेसिस का है। यूरिया लीजिए, डाईएथिल 2,2 डाईएथिल मैलोनेट ले लीजिए, दोनों आपस में रिएक्ट करवाइए, तीसरा जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बारबीटॉल ही मिलेगा। ठीक है, अब बारबीटॉल का हम लोगों ने दूसरा नाम जाना बारबीटोन और इसका मोड ऑफ एक्शन जाना, यूजेस जान लिया हम लोग, सिंथेसिस जान लिए हम लोग। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, बारबीटोल डायजेपाम दोनों एक ही में आता है, तो 7 मार्क्स में आप लोग अब अच्छे तरीके से आई होप कि कर ले जाएंगे। अगर कहीं एक पूछ लिया 7 मार्क्स में, तब भी अगर थोड़ा सा आपके पास कॉमन सेंस है, अपने कॉमन सेंस का यूज करिए। यही जो मैं बताया हूं इसको लिख लिख कर एक बार थ्योरी लिखिए, तब स्ट्रक्चर इसका लिखिए, तब ये 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक ही हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो अभी आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं यार थोड़ा सा शॉर्ट वे में ही आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा चीज़ें गेन कर पाओ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले अगर आप सब चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट सब्जेक्ट या नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा आता है, डिफाइन एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। किस ड्रग को? एंटीसाइकोटिक को। गिव सार एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेनोथायाजीन। अब इसी के साथ फेनोथायाजीन का सार मतलब स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप और मोड ऑफ एक्शन भी बताना है। अब सबसे पहले इसी में 2 क्वेश्चन है। एंटीसाइकोटिक ड्रग हम कहते किसे हैं, उसके बाद फेनोथायाजीन का सार और मोड ऑफ एक्शन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंटीसाइकोटिक का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी पूछता है ना, तो उसे अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं। अगर 7 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर किसी में पूछता है तो आप लोग उतना करके ही आ जाओ यार, ठीक है। अब एंटीसाइकोटिक का अगर देखा जाए तो ये दूसरे नाम से न्यूरोलेप्टिक के नाम से जाना जाता है। एंटीसाइकोटिक को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, न्यूरोलेप्टिक नाम से। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगर पूछता है व्हाट इज न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स गिव सार एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेनोथायाजीन, तो डाइवर्ट ना होगा, तुरंत समझिएगा कि न्यूरोलेप्टिक मतलब एंटीसाइकोटिक्स कोई पढ़ाया था, ठीक है। इतना तो अपने माइंड में जरूर करिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें, एंटीसाइकोटिक्स। इसको हम लोग एंटीसाइकोटिक जो कह रहे हैं ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक एंटी, दूसरा साइकोटिक्स। एंटी का मतलब होता है अपोज, साइकोटिक्स का मतलब होता है साइकोसिस या साइकोसिस डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखो ये चीजें होती क्या है, दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ सिम्पटम ऑफ साइकोसिस। ये ऐसी ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो साइकोसिस के सिम्पटम को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब बात आई कि ये साइकोसिस क्या है, ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ नीचे। साइकोसिस एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ये डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी। मेंटल डिसऑर्डर मतलब होता है पागलपन। पागलपन में ये होता है कि जो कोई भी चीज रियलिटी से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसे कोई पर्सन है वो रियल में हो क्या रहा है और वो कर क्या रहा है, वहीं से उसका जो कनेक्शन होता है वो बिगड़ जाता है, तब उसके माइंड में थोड़ा सा साइकोसिस की कंडीशन आती है, पागलपन आ जाता है, उसी को हम लोग साइकोसिस बोलते हैं। और इसी पागलपन या साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीसाइकोटिक्स एजेंट या ड्रग्स देते भी हैं, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब इसी में पूछा गया था सार एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेनोथायाजीन, इसको भी हम लोग इसी में कवर करेंगे। फेनोथायाजीन का सार वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जाने, ये आपका एक एंटीसाइकोटिक्स एजेंट्स या ड्रग्स होते हैं जो कि ट्राईसाइक्लिक होते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटीसाइकोटिक। 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि फेनोथायाजीन इज ए एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स आर ड्रग्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज ए ट्राईसाइक्लिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। 2 पॉइंट हो गया ना। अब तीसरा से स्टार्ट करिए, दीज आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीवियर मेथड एंड इमोशनल डिसऑर्डर सच एज साइजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। इसका यूज हम लोग करते हैं सीवियर मेथड, जैसे इमोशनल डिसऑर्डर कभी किसी को हो गया, जैसे कि साइजोफ्रेनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर अगर हो गया ना, तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग फेनोथायाजीन ही वहां पे पेशेंट को चलवाते हैं, मतलब देते हैं उसको, ठीक है। अब फेनोथायाजीन क्या होता है इतना आपका तो क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट भी जानेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा है सार इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप का इससे क्या ही लेना देना है, इसका हम लोग सार भी पढ़ लेते हैं। सार ऑफ फेनोथायाजीन। पहले तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, 2 मार्क्स में पूछ सकता है कभी स्ट्रक्चर, ये तो डाइवर्ट ना होएगा। फेनोथायाजीन का ये स्ट्रक्चर है, पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। पोजीशन बहुत मैटर करता है सार में। जब किसी का आप सार लिख रहे हैं तो जरूर उसका पोजीशन मेंशन कर दीजिए, ठीक है, तभी आप अच्छे तरीके से मॉडिफिकेशन वगैरह सारी चीजें कर पाएंगे। स्ट्रक्चरली सब्स्टिट्यूशन या मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए सब्स्टिट्यूशन तो ये पॉसिबल है 2nd पोजीशन पे और 10th पोजीशन पे, मतलब कार्बन 2nd पे और यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, तो उस पे पॉसिबल है। अनसब्स्टिट्यूटेड फेनोथायाजीन हैज नो एक्टिविटी। अनसब्स्टिट्यूटेड फेनोथायाजीन के पास कोई एक्टिविटी नहीं है, किस कंडीशन में, सो सब्स्टिट्यूट एट कार्बन नंबर 2 एंड नाइट्रोजन 10 वाले पोजीशन पे इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर कार्बन नंबर 2 पे और यहाँ नाइट्रोजन 10 के पास से अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तभी ये इसेंशियल होते हैं। अब यहाँ पे क्लियर ये जो बनाया गया है इमेज, वहां से आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अल्फा एन एन इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, एन और एस जब यहाँ पे लगाया गया तब ये एक्टिविटी के लायक हुए हैं, इतना क्लियर। पोजीशन 2 की हम लोग बात करते हैं। पोजीशन 2 में क्या ही करना है और कैसे करना है। एट पोजीशन 2 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज Cl विल इंक्रीज द एक्टिविटी।
पोजीशन सेकंड में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं जैसे Cl वगैरह, तो उस कंडीशन में एक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, एक्टिविटी इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर एट पोजीशन सेकंड। अब देखो जैसे पोजीशन सेकंड पे अगर एक्टिविटी को हमको बढ़ाना है तो कुछ इस ऑर्डर का हमको फॉलो करना पड़ेगा। OH, उसके बाद HCH3 C2H5 CO, उसके बाद CH3 COCl HCH3 Cl CF3। ठीक है, कुछ इस तरह हमको करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, अब उसके बाद पोजीशन 10th की हम लोग बात कर लेते हैं। जो पोजीशन 10th आपका आता है, इस पे हम लोग कैसा मॉडिफिकेशन करेंगे ये जानेंगे। एट पोजीशन 10th एलिफैटिक चेन इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। पोजीशन 10th पे जब आप चेक करेंगे तो एलिफैटिक चेन जो है वही इसेंशियल होती है एक्टिविटी को शो कराने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे, बाई ब्रांचिंग द बीटा पोजीशन ऑफ द साइड चेन। जो साइड में चैन लगी है, जब उसमें बीटा पोजीशन पे हम लोग ब्रांचिंग करेंगे, मतलब एलिफैटिक चैन पे विथ स्मॉल मेथिल ग्रुप, किसके साथ? स्मॉल मेथिल ग्रुप के साथ, डिक्रीज इन एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी। तो उस कंडीशन में एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी उस ड्रग की कम हो जाएगी, बट इंक्रीज इन एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। लेकिन वहीं जब एक एक्टिविटी घटेगी तो दूसरी एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी उस ड्रग की बढ़ जाएगी। देयर आर 3 मेथिलीन यूनिट लाइक है, जिसमें 3 मेथिलीन की यूनिट भी होती है, जैसे कि CH2 ये मेथिलीन यूनिट है। रिडक्शन इन दीज कार्बन नंबर रिड्यूसेस द एक्टिविटी। अगर इस कार्बन नंबर में आप लोग रिड्यूस करेंगे, कोई भी चीजें कम करेंगे तो एक्टिविटी भी इसका घटेगा। इतना क्लियर? एंड अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द 10th पोजीशन NCH2 कैन बी रिप्लेस्ड आइसोस्टेरिकली बाय एथिल्डीन ग्रुप टू फॉर्म वेरियस थायोक्सेंथीन। अब ये क्या है, जब NHCH2 रिप्लेस किया जाएगा आइसोस्टेरिकली मतलब एथिलीन डायमीन ग्रुप के साथ, तो बनेगा हमारा थायोक्सेंथीन्स। ठीक है, दीज आर मोर पोटेंट देन द पोटेंट ड्रग। किसी अदर पोटेंट ड्रग से ये ज्यादा पोटेंट होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो क्लोरप्रोथिक्सिन और थायोथिक्सिन। ठीक है, ये इनके एग्जांपल हो गए। अब नेक्स्ट लास्ट वाली पॉइंट की बात करें, इफ वी इंक्रीज द चैन लेंथ एट एन ऑन एलिफैटिक चैन। ठीक है, लास्ट में क्या है कि हम लोग N पे एलिफैटिक चैन जो है उसको लेंथ हम लोग बढ़ा रहे हैं, देन लाइपोफिलिसिटी इंक्रीज, तो लाइपोफिलिसिटी वहां पे बढ़ेगी एंड देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज, और उनकी जो ड्यूरेशन है मतलब एक्शन लेने की जो दवा की टाइमिंग है वह भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब इसके हम लोग मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं ना। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है? इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, फेनोथायजाइन ड्रग पहले है, उसके बाद ब्लॉक डोपामिन D2 रिसेप्टर इन ब्रेन। ब्रेन में हमारा D2 रिसेप्टर होता है, उसको ये ब्लॉक करेंगे। उसके बाद डोपामिन एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसेज ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन। उसके बाद क्या होगा, जो ब्रेन का ओवर स्टिमुलेशन है उसको ये रिड्यूस करेंगे, मतलब एंजाइटी तब धीरे धीरे कम होगी। उसके बाद ब्रेन क्या है, काम में, मतलब अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेगा। एंटीसाइकोटिक इफेक्ट तब वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फेनोथायजाइन एंटीसाइकोटिक क्या होता है, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट्स होता है यार, आप लोग कमेंट सेक्शन बस कमेंट करिए, हमसे तुरंत पूछ लीजिए जो भी आपके डाउट्स होते हैं। ओके, एंड हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा नेक्स्ट वाला आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आता है, डिफाइन एंटी कन्वल्सेंट्स, राइट इट्स सार एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेनिटोइन। एंटी कन्वल्सेंट्स किसे कहते हैं और फेनिटोइन का सार और मोड ऑफ एक्शन आपको बताना है। इट इज आल्सो नोन एज एंटी इपिलेप्टिक और एंटी सीजर, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, एंटी इपिलेप्टिक और एंटी सीजर के नाम से भी जानते हैं एंटी कन्वल्सेंट को। ठीक है, अब एंटी कन्वल्सेंट का 2 नाम और है, एंटी इपिलेप्टिक और एंटी सीजर। डाइवर्ट ना होएगा, दोनों नाम, तीनों नाम आप लोग याद करके जाइएगा। कोई पूछे तुरंत दहाड़ के आइएगा, लिख के आइएगा। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हुआ। दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज टू ट्रीटमेंट इपिलिप्सी एंड कन्वल्सन। ये एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका यूज हम लोग इपिलिप्सी और कन्वल्सन मतलब इपिलिप्टिक और सीजर को ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंटी कन्वल्सेंट या एंटी इपिलिप्टिक या एंटी सीजर ड्रग। अब इपिलिप्सी क्या होती है ये भी हम लोग इसी में जान लेते हैं। इपिलिप्सी होता क्या है, इट इज ए ब्रेन डिसऑर्डर, ये हमारा ब्रेन डिसऑर्डर होता है इन विद द नॉर्मल पैटर्न ऑफ न्यूरोनल एक्टिविटी बिकम डिस्टर्ब। जो न्यूरोनल एक्टिविटी का नॉर्मल पैटर्न होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी मतलब यही हो जाता है, तो उसी को हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में इपिलिप्सी को ही बोलते हैं। ठीक है, और इपिलिप्सी में हमारा यही जो होता है नॉर्मल पैटर्न, जो न्यूरोनल एक्टिविटी होती है उसका नॉर्मल पैटर्न वो डिस्टर्ब हो जाता है। इतना जानिए। कॉजेस क्या है, इनके सिम्टम क्या है, सीजर्स आने लगेंगे, मसल स्पाज्म होने लगी और कन्वल्सन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इनके इतने कॉजेज हैं। अब फेनिटोइन का इसी में सिंथेसिस पढ़ना है, तो क्वेश्चन के आंसर थोड़े से छोटे छोटे हैं, तो ऐसा ना सोचिएगा कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, थोड़ा बना के आप लोग लंबा लिख के आइएगा,
मतलब थोड़ा पेज वगैरह भर भर के आएगा, ठीक है। कहने का सेंस ये है। अब यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे है इट ब्लॉक द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तब इनका मोड ऑफ एक्शन हमारे बॉडी में दिखेगा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स में आ सकता है। जितने भी स्ट्रक्चर है 2 मार्क्स में कोई भी स्ट्रक्चर और यूज उसका पूछ सकता है, ठीक है। और अगर आप बड़े वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसी में 2 मार्क्स वाले तो जरूर अटेम्प्ट हो जाएंगे। इनके हम लोग यूजेस की बात करते हैं। यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल सीजर। इसका यूज हम लोग टोनिक क्लोनिक और पार्शियल सीजर्स के ट्रीटमेंट में भी करते हैं, बट नॉट इफेक्टिव इन अब्सेंस सीजर। लेकिन अब्सेंस सीजर में ये इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज इन केस ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया। इसका कभी कभी देखा जाता है तो ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया के केस में भी बहुत रेयर केस में फेनिटोइन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्राइजेमाइनल न्यूरोग्लिया क्या होती है, अगर आप सभी के पास टाइम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। और कमेंट करके मैं यही कहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट जिसको आता होगा वो कमेंट करके कमेंट को पिन कर देगा ताकि हर स्टूडेंट का ये डाउट क्लियर हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके सेंसिस की बात कर लेते हैं। सेंसिस का मतलब ये है कि फेनिटोइन जो है ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये बना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले रीअरेंजमेंट ऑन द रिएक्शन ऑफ यूरिया एंड बेंजिल। यूरिया और बेंजिल का जो रिएक्शन है उसको हम लोग रीअरेंजमेंट कर लेते हैं तभी जाके फाइनली हमारा फेनिटोइन बन के आ जाता है। तो इधर बेंजिल है, यूरिया के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट किए तब जाके फेनिटोइन बन गया। बहुत क्लियर सी बात है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। हम लोग 7वें से आते हैं। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन ये आपका डिफाइन एनसेड्स एंड डिस्कस द सिंथेसिस एंड यूज ऑफ मेफेनिक एसिड एंड आइबुप्रोफेन। एनसेड्स कैटेगरी की दवा क्या होती है और मेफेनिक एसिड और आइबुप्रोफेन की सेंसिस और यूज भी लिखना है। तो सबसे पहले एनसेड्स कैटेगरी की जो दवा होती है ये जानिए कि ये पेन किलर होती हैं, पेन को कम करती हैं, स्वेलिंग को कम करती हैं और फीवर को कम करती हैं। उसी को हम लोग एनसेड्स की दवा बोलते हैं, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसी को हम लोग बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। पहला पॉइंट जो है एनसेड आर मेडिसिन दैट हेल्प रिड्यूस पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड फीवर। एनसेड हमारी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हेल्प करती है पेन को कम करने में, स्वेलिंग को कम करने के लिए और फीवर को कम करने के लिए, जो मैं ऑलरेडी ऊपर हिंदी में भी मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ। When your body has pain or swelling, जब आपकी बॉडी जो है पेन और स्वेलिंग कंडीशन में, जैसे हेडेक है, इंजरी या फीवर हुआ है, उस समय क्या होता है एनसेड ब्लॉक सर्टेन केमिकल। तो उस समय जिस केमिकल्स में फीवर, इंजरी या हेडेक हुआ है उसको एनसेड उसको ब्लॉक करती है बॉडी में जाके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही हेडेक वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो एनसेड्स जो हमारे बॉडी में जाएंगे वो उस केमिकल को ब्लॉक करेंगे दैट कॉज पेन एंड इन्फ्लामेशन, जो कि यही जो प्रोस्टाग्लैंडिन है यही कॉज करवाता है पेन और इन्फ्लामेशन को। तो एनसेड उसी केमिकल को ब्लॉक कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आइब्रोफेन है, एस्पिरिन है, डाइक्लोफेनाक है, ये सब ब्रांड नेम आप लोग तो जान ही रहे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट में अब मेफेनिक एसिड आ गया ना। एनसाइड्स का तो डाउट क्लियर हुआ। अब मेफेनिक एसिड का हम लोग बात करने वाले हैं। मेफेनिक एसिड का यहाँ पे आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। मेफेनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब इनका जो मोड ऑफ एक्शन है उसको भी हम लोग जानेंगे। मोड ऑफ एक्शन का क्या है, दे ब्लॉक साइक्लोऑक्सीजनेट मतलब कॉक्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के मतलब प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा साइक्लोऑक्सीजनेज कॉक्स एंजाइम, और ये जो हमारे मेफेनिक एसिड होते हैं ये उन्हीं को ब्लॉक कर देंगे। विच प्रमोट इन्फ्लामेशन, पेन एंड फीवर रिड्यूस बाय इट, जो कि जो पेन, इन्फ्लामेशन सारी चीजें हुई हैं, जब कॉक्स एंजाइम का निकलना बंद हो जाएगा तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। बस यही क्लियर सी बात है, जिसका यूज हम लोग करते हैं मसल और बैक के पेन में, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ होगा आई होप। अब इसके बाद जो इसकी सेंसिस है, इसके सेंसिस को हम लोग बात कर लेते हैं। 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड प्लस 2,3 डाइमेथिल बेंजानामिन, ठीक है। ये दो आपस में रिएक्ट करते हैं तब जाके हमारा मेफेनिक एसिड बनता है। अब उसी में हमको पढ़ना था आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना, आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर। और जो इसका मोड ऑफ एक्शन है मेफेनिक एसिड की तरह एकदम सेम है, बाकी सेंसिस में बहुत ही अलग है। आइसोब्यूटिल बेंजीन, ठीक है। जब इसका हम लोग एसिटिलेशन करवाएंगे तब जाके हमको पैरा आइसोब्यूटिल एस्टोफेनोन मिलेगा। एसिन के प्रेजेंस में हम लोग साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे। उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब फाइनली हमको आइबुप्रोफेन मिलेगा, ठीक है। तो सिंथेसिस आप लोग कई बार रटिएगा तभी आपके माइंड में ये सारी चीजें सेंड होंगी, अदरवाइज आपके माइंड में कुछ भी सेव नहीं होने वाले हैं। क्योंकि ये जो आपकी थोड़ा सा स्टडी है ये प्रैक्टिस और रिवीजन पे डिपेंड होती है। जितना प्रैक्टिस और रिवीजन आप करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये वाला क्वेट्स आप लोग को पता ही होगा ना।
तो बस उतना आपको जब उतना पता है तो आप लोग मेहनत कर सकते हैं। अब इनके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा आता है, 8 की बात कर लेते हैं। डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक्स, राइट, सिंथेसिस एंड यूज ऑफ हैलोथेन। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होता है और इसी में आपको सिंथेसिस बताना है और यूज बताना है हैलोथेन का। जनरल एनेस्थेटिक मतलब ये ऐसी मेडिसिन होते हैं जो पेशेंट को पूरी तरह सुला देते हैं ऑपरेशन के टाइम। तो बस यही इतना जान लीजिए। जनरल एनेस्थेटिक का मतलब जनरल एनेस्थेटिक आर ड्रग दैट मेक ए पर्सन कंप्लीटली अनकॉन्शियस, मतलब सर्जरी के दौरान किसी भी पर्सन को जब बेहोश करना हो तब हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज करते हैं। सो दे डू नॉट फील पेन, डोंट मूव एंड डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट द प्रोसीजर। इसलिए ऐसा किया जाता है कि जब वो प्रोसीजर चल रही हो, सर्जरी चल रही हो, तो उस समय पेशेंट को कोई भी दर्द ना हो, इधर उधर वो टहल ना सके और उसको कुछ याद ना रहे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। और यहाँ पे हिंदी वर्जन लिखा गया है, ये ऐसी मेडिसिन होती है जो पेशेंट को पूरी तरह सुला देती हैं ऑपरेशन के टाइम पे। बस एक लाइन में ये जान लीजिए। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। अब जनरल एनेस्थेटिक्स का हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी हम लोग डाउट क्लियर ही कर लेते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स का 3 टाइप से होते हैं मेनली, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स और डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। ठीक है, मेनली 3 टाइप के होते हैं। हैलोथेन, अब इसमें इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में हैलोथेन है, मेथॉक्सीफ्लोरेन है, उसके बाद इनफ्लोराइन है, उसके बाद सीवोफ्लोराइन है, उसके बाद डेस्फ्लोराइन है। ठीक है, ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट ये होते हैं, मेथोहेक्सेटल सोडियम है, थायोपेंटाल सोडियम है। उसके बाद डिसोसिएटेड एनेस्थेटिक्स में कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हैलोथेन का सारी चीजें पढ़नी है। तो हैलोथेन की सारी चीजें पढ़ने से पहले यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ये हैलोथेन का स्ट्रक्चर है। तो इतना आपका तो आई होप क्लियर हुआ। अब इसका जो सिंथेसिस बहुत छोटा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल Br2 के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करवा दीजिए 2-chloro-1,1,1 ट्राइफ्लोरोइथेन का, तो फाइनली हमको हैलोइथेन मिल जाएगा, जिसका यूज हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट पे करते हैं और स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने में करते हैं। बस बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में बहुत 7 या 10 नंबर का आता है। तो इतना तो आपको आप लिख ही ले जाएंगे ना। अब मैं जो थोड़ा शॉर्ट समरी था मैं उसको बता दिया हूँ। अब आपको लिखना है कैसे, ये आप अपने अकॉर्डिंग तो जरूर ले लेंगे, क्योंकि अब 4th सेम में आ गए हैं आप लोग, तो इतना तो आपको पता ही हो गया होगा ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। जो 9th वाला क्वेश्चन आता है वह है डिफाइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड राइट सार ऑफ मॉर्फिन। नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है और उसी में मॉर्फिन का सार लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपका क्लियर करेंगे कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते क्या है। दीज आर स्ट्रांग पेन किलर्स दैट कैन मेक यू फील स्लीपी एंड ड्राउजीनेस। ये एक स्ट्रांग पेन किलर होते हैं जो कि किसी पेशेंट को स्लीपी और ड्राउजीनेस बना देते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात, जब कोई दर्द से चिल्ला रहा हो तो उसको आप ऐसी दवा दीजिए कि ताकि वो खा के सो जाए, तो कुछ समय के लिए वो रिलैक्स फील करेगा ना। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक सेम वही काम करते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर सीवियर पेन, और इसका यूज हम लोग ज्यादातर सीवियर पेन में ही करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पैरासीटामॉल एंड आइबुप्रोफेन। एग्जाम्पल जिसका बेस्ट है पैरासीटामॉल और आइबुप्रोफेन, ज्यादातर ये यूज की जाती हैं इस कंडीशन में। इनको हम लोग बोलते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ओके, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब सार ऑफ मॉर्फिन भी हम लोग को इसी में देखना है। मॉर्फिन, पहले ये मैं बता दूं आपको कि मॉर्फिन होता क्या है। मॉर्फिन इज ए नेचुरली अकरिंग एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम पॉपी। ठीक है, ओपियम पॉपी से ये एक नेचुरली अकरिंग एल्कलॉइड होता है मॉर्फिन हमारा। इट इज द फाइटोटिपिकल नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये फाइटोटिपिकल नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है। इसका जो मीनिंग है, मीनिंग इट सर्व्स एज द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच अदर ओपिएड एनाल्जेसिक आर कंपेयर्ड। ये अगर मतलब दूसरे ओपिएड एनाल्जेसिक आप कंपेयर करेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड ही निकल के आएगा मॉर्फिन। ठीक है, इसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। माइंड से आप लोग बनाइएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे वीडियो को रोक करके आप लोग, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा है ना 2 मार्क्स में, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए इनका हम लोग को सार बताना है ना। सबसे पहले एरोमेटिक रिंग में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। द फेनोलिक मतलब OH एट पोजीशन 3rd इज क्रूशियल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ रिसेप्टर। ये जो पोजीशन 3rd पे OH ग्रुप है यही रिस्पॉन्सिबल होता है रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे बात करें एल्कोहल एट पोजीशन 6। अब पोजीशन 6 पे ये जो एल्कोहल है उसकी बात करें, इट इज ए हाइड्रोफिलिक ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट्स इन रिसेप्टर बाइंडिंग। ये आपके एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप होते हैं जो कि रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका है ऑक्सीडेशन ऑफ दिस OH इनटू कीटोन इंक्रीज पोटेंसी। जब यही अल्कोहलिक ग्रुप हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वहां पे जो पोटेंसी है वह इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
इतना आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 7 एंड कार्बन नंबर 8। कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 8 के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसकी क्या बात है, सैचुरेशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड टेंड्स टू इंक्रीज पोटेंसी एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी, ठीक है। जब डबल बॉन्ड्स का सैचुरेशन मतलब इधर हम लोग उसको टेंड करेंगे, बेंड कराएंगे, तो पोटेंसी वहां पे बढ़ेगी और टॉक्सिसिटी कम होगी। क्लियर बात है। टर्सरी एमीन में देखिए स्मॉल एल्किल सब्स्टिट्यूशन, अगर थोड़ा सा एल्किल का सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है तो गुड एगोनिस्ट का काम करेंगे, अगर साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन किया गया तो वो एंटागोनिस्ट भी काम कर सकते हैं। ईथर ब्रिज भी उसी में प्रेजेंट है। इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग रिजिड 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन। 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल होते हैं हमारे ईथर ब्रिज और हाइड्रोक्सिलेशन जो होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एन OH ग्रुप एट पोजीशन 14 सिग्निफिकेंटली इंक्रीज पोटेंसी। ये जो हाइड्रोक्सिलेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि OH ग्रुप जो है ये पोजीशन 14 पे ये मतलब इंसर्ट हो सके और पोटेंसी को, उस ड्रग की पोटेंसी को ये बढ़ा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन क्लियर हुआ और यहीं पे हमारा ये एंड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग अपना एग्जाम में बहुत ही बेहतर कुछ करके आएंगे। अब जल्द ही हम लोग कवर करेंगे 2 मार्क्स वाली वीडियो, ठीक है। मेडिसिनल के 2 मार्क्स निचोड़ वाली वीडियो और गेस्ट पेपर वगैरह सारी चीज़ें बची हैं, तो जल्द ही ये कवर होंगी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और अभी अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नोट्स वगैरह को डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि विदाउट एनी चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकें और डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।